हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश लिटरेचर से शॉर्ट स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के द्वारा लिखी हुई ये शॉर्ट स्टोरी। गैब्रियल जो ओरिजिनली कोलंबिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट और शॉर्ट स्टोरीज की स्किल के लिए काफ़ी फेम पाया। नोबेल प्राइज विनर गैब्रियल, जिन्हें नोबेल प्राइज 1982 में लिटरेचर के फील्ड में मिला, उनके सबसे ज़्यादा प्रचलित जो लेख रहे उनमें एक था 1967 में लिखा 100 Years in Solitude, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। और एक उन्होंने लिखा था लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, जो उन्होंने 1985 में लिखा और इसे भी खूब सराहा गया। आई सेल माई ड्रीम्स, ये शॉर्ट स्टोरी गैब्रियल ने एक ऐसी लेडी के बारे में लिखी है जो ये कहती है कि वह भविष्य सूचक अपने सपने बेचा करती थी। उस लेडी का ओरिजिनल नेम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन लेखक ने उसे फ्रा फ्रेडा नाम दिया, जो अक्सर एक सांप की आकार की अंगूठी पहना करती थी, जिसकी आंखें एमरल्ड की थी, पन्ने जैसे रंग की सांप की। फ्रा फ्रेडा अक्सर जो वेल्दी फैमिलीज को अपने सपने बेचा करती थी। जो लोग सुपरस्टिशियस होते थे, उन्हें यह लगता था कि वो जो सपने उनको बता रही है, जो उसने ड्रीम किया फ्यूचर को लेकर, वो उस पर बिलीव करते थे और उसे हायर कर लेते थे। सैलरी उसको मिला करती थी, वो अपने सपने उन्हें बताती थी और वो उन्हीं के अनुसार अपनी फ्यूचर की प्लानिंग किया करते थे, जो वेल्दी फैमिलीज होती थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द स्टोरी। The story begins at Havana Riviera Hotel. The narrator was enjoying breakfast with his friends when he witnessed a car accident. इस कहानी की शुरुआत होती है हवाना रिवियरा होटल से, जहां नरेटर अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसी समय वो विटनेस बनता है वहां एक कार एक्सीडेंट का। इनफैक्ट ये जो एक्सीडेंट था, इसके पीछे वजह थी सामने जो समुंदर था उसमें उठने वाली ह्यूज वेव्स, वो लहरें, जिन्होंने वहां पार्क में खड़ी सभी कारों को हवा में उड़ा दिया। कुछ कारें तो जाकर होटल में लग गई, उसमें धंस गई। जब तूफान शांत हुआ और वहां से सब कुछ साफ किया जा रहा था, उस समय जो एक कार जो होटल की दीवार से लगी हुई थी, उसे जब बाहर निकाला गया, when the crashed car was airlifted by a crane, a woman's dead body was found from the ruins of the car in an harmful condition. उस कार को जब बाहर निकाला गया तो उसमें एक औरत की बॉडी मिली, जो बहुत ही खराब कंडीशन में थी। Her face was destroyed and her clothes were tattered. उसका चेहरा पूरा नष्ट हो चुका था, कपड़े पूरे फट चुके थे, ऑलमोस्ट उसकी सभी हड्डियां टूट चुकी थी। After police inquiry, it was discovered that the woman was the housekeeper for the new Portuguese ambassador and his wife. However, the narrator witnessed a familiar accessory on the finger of the dead woman. The accessory was a snake ring
with emerald eyes. जब पुलिस ने अपनी इंक्वायरी में बताया कि ये जो लेडी है जिसकी बॉडी उन्हें वहां मिली है उस बैड कंडीशन में, वो वहां पोर्टुगीज एम्बेसडर और उनकी पत्नी के पास हाउसकीपिंग का काम किया करती थी। नरेटर जब उसे देख रहा था तो उसके हाथ में उंगली में एक अंगूठी देखी जो एक सांप के आकार की थी और उसकी आंखें एमरल्ड थी। उसे वह एक परिचित लेडी की जैसी नजर आई। वह खो गया उन ख्यालों में जब ये अंगूठी उसने एक लेडी के हाथों में देखी थी। The sight of that ring on the finger of the dead woman introduced the memory of the narrator, and he recalled that he met a woman 34 years ago in Vienna who used to wear a similar ring. That woman with whom the narrator got acquainted in Vienna was Colombian, was around 30 years old. She used to speak a bit of Spanish. She was very charming, and the narrator was very impressed by her personality. उस लेडी के हाथों में, उस डेड बॉडी वाली लेडी के हाथों में जब उसने उस रिंग को देखा तो अपनी यादों में खो गया कि ये अंगूठी उसने कब देखी थी। ऑलमोस्ट 34 इयर्स बिफोर, वो जब वियना में था तो यही अंगूठी उसने एक लेडी के हाथों में देखी थी। वो लेडी कोलंबिया से थी और वियना में वहां आई हुई थी और लगभग वो 30 इयर्स की थी और स्पेनिश बोला करती थी। वो बहुत ही आकर्षक लेडी थी। अपने व्यक्तित्व से उसने नरेटर को भी इम्प्रेस किया। The narrator started spending time with her and came to know certain details of her life. Since that woman never revealed her true name to the narrator, therefore the narrator used to call her Frau Frida. Frau Frida believed that she had the power of foreseeing future. उस लेडी के साथ नरेटर ने जब अपनी मुलाकात आगे बढ़ाई, उसके जीवन के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। हालांकि इन बातचीत के दौरान वो लेडी नरेटर को अपना रियल नेम नहीं बताई और नरेटर ने उसे फ्रॉ फ्रीडा के नाम से ही पुकारा। फ्रॉ फ्रीडा ने उसे बताया नरेटर को कि वो विश्वास करती थी या उसको लगता था कि वो फ्यूचर देख सकती थी। At the age of 7 years, she dreamed that her brother drowned. She interpreted her dream and claimed that the dream meant that her brother should completely stop consuming sweets. Her mother believed in superstitions and therefore she stopped her son from consuming sweets. However, her brother ultimately died while eating caramel secretly. Then Frau Frida began to use her skill of seeing and interpreting dreams in order to earn a livelihood. She was hired by a woman in Vienna who gave her salary, accommodation and adequate meals. वो लेडी अपने बारे में बताते हुए नरेटर को बताती है कि जब वो 7 इयर्स की थी तब उसने एक ड्रीम देखा जिसमें उसने बताया कि उसकी ड्रीम में उसने अपने भाई को डूबते हुए देखा था। एक अनिष्ट की आशंका से, एक बुरा होने की आशंका से उसकी माँ ने उसे मिठाई खाने से मना कर दिया। उस दिन जिस दिन इसने ये ड्रीम देखा था उस दिन ये वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान अपनी डाइनिंग टेबल पे रखे हुए थे। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई वो स्वीट्स खाए, तो उसने अपना वो ड्रीम उस डाइनिंग टेबल पे ही वहाँ उनके सामने रख दिया। और उसकी माँ जो कि सुपरस्टिशियस थी, उसने उसके भाई को खाने से मना कर दिया। और बाद में सरप्राइजिंगली पता चलता है कि उसका भाई सीक्रेटली वो चिपचिपी मिठाई खाने की वजह से ही मारा गया। उसका गला चौक हो गया और वो मर गया। उसके बाद से फ्रॉ फ्रीडा को अपनी कला पर विश्वास होने लगा। ये उसमें स्किल ही थी कि वो जो ड्रीम करती थी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की सच्चाई से जुड़ी होती थी।
उसको लगा कि उसने ऐसा एक अनिष्ट का ड्रीम किया था और ये सब कुछ बुरा हो गया। तो अब अपनी वो इस स्किल को यूज करने लगी, लोगों के सामने अपनी ड्रीम को इंटरप्रेट करने लगी, और जो लोग सुपरस्टिशियस थे और उसकी ड्रीम पर बिलीव करते थे वो लोग उसे हायर करने लगे। एक लेडी ने उसे हायर कर लिया वियना में, जो उसको सैलरी भी देती थी, अकोमोडेशन और मील भी दिया उसको। इन रिटर्न शी यूज्ड टू टेल द होस्ट फैमिली अबाउट देयर फ्यूचर एट ब्रेकफास्ट एवरी डे। All the actions of the host family were governed by the clairvoyance, the power of foreseeing or predicting the future of Frida. When the master of the family died, he left a part of his estate for Frida on a condition that she would continue to render her clairvoyant services to his surviving family. अब वो एक ऐसी फैमिली के लिए काम कर रही थी जो उसको सैलरी देते थे, उसको हायर कर लिए थे। वो उनके सामने अपना ड्रीम रखा करती थी कि उसने आज ये ड्रीम किया है, आज उसने ऐसा सपना देखा है। वो प्रिडिक्ट करती थी, भविष्यवाणी किया करती थी ब्रेकफास्ट के समय ही। और वो फैमिली जो कि उसकी उस भविष्यवाणियों पर विश्वास करती थी, वह उसके अकॉर्डिंग अपने उस दिन को आगे बढ़ाते थे। उस फैमिली का जो हेड था, मास्टर था, जब वो मरा तो उसने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा फ्रा फ्रीडा के नाम कर दिया, लेकिन इस कंडीशन पे कि फ्रा फ्रीडा उसके परिवार के सामने अपना सपना रखती रहेगी, अपने सपने उनको बेचा करेगी। परमानेंटली वो उस फैमिली का एक पार्ट बन गई। वन नाइट इन वियना फ्रा फ्रीडा विजिटेड the tavern in which the narrator used to reside. She went to the narrator in order to inform the narrator that she dreamed something about him the other night, and she advised him to leave Vienna immediately. Since the narrator believed in the mysterious powers of Frida, therefore he left for Rome instantly in the same night. Since that episode, the narrator did not return to Vienna. एक ऐसी ही घटना को और याद करते हुए नरेटर हमें बताते हैं कि एक रात वियना में फ्रा फ्रीडा उसके पास आई, एक होटल में, जहां वो अपने मित्रों के साथ में पार्टी में बिजी था। तभी उसके पास आकर नरेटर को उसने बताया कि उसने आज ड्रीम किया है उसके बारे में, नरेटर के बारे में, कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। उसे तुरंत ही वियना छोड़ देना चाहिए और अगले 5 साल तक उसे वियना कभी नहीं लौटना चाहिए। नरेटर जो कि उसके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था, वो उसकी बातों में विश्वास करता था। उसने तुरंत ही उसकी उस मिस्टीरियस पावर पर बिलीव करते हुए वियना छोड़ दिया, रोम के लिए रवाना हो गया उसी रात। और इस घटना के बाद से ऐसा कहा जाता है, नरेटर जैसा कि बताते हैं, कि वो कभी वियना लौटे ही नहीं। The narrator again met Frau Frida in Barcelona. He was with Pablo Neruda and his wife Matilde. The narrator introduced Frau Frida to Pablo Neruda. When the narrator told about the mysterious powers that were possessed by Frau Frida, Neruda instantly announced that he had no belief in prophetic dreams. उसके बाद जो अगली मुलाकात हुई नरेटर की फ्रा फ्रीडा से, वो बार्सिलोना में हुई, जिसके बारे में जिक्र करते हुए नरेटर हमें बताते हैं कि उस दिन वो वहाँ पैब्लो नेरूडा के साथ थे, जो कि एक फेमस पोएट, और उनकी पत्नी मैटिल्डे, उनके साथ वहाँ बैठे थे। नरेटर ने फ्रा फ्रीडा को इंट्रोड्यूस करवाया पैब्लो नेरूडा से, और उसकी जब मिस्टीरियस पावर्स के बारे में नेरूडा से उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे इसके पास मिस्टीरियस पावर्स है, ये ऐसे फ्यूचर ड्रीम किया करती है, ये प्रिडिक्ट करती है, और इसकी प्रिडिक्शंस जो होती है वो बिल्कुल सही होती है। नेरूडा जो कि ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा कि ऐसे प्रोफेटिक ड्रीम्स होते हैं, ऐसे भविष्यवाणियों से जुड़े हुए कुछ सपने होते हैं। उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। However, Neruda was astonished when
he experienced the mysterious power of Frau Freda. Neruda was asleep and he woke up from his dream anxiously. He told the narrator as well as Matilda that he saw Frau Freda in his dream and he also saw that she was dreaming about him. The narrator and Freda had departed as they had to go to different places. हालांकि नेरूडा वो चौंक गए जब वो खुद उसकी मिस्टीरियस पावर फ्रीडा की उससे सामना करते हैं। उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया उसकी उस पावर का। नेरूडा उस समय सोए हुए थे और जब वो जागे अपने ड्रीम से, जब वो बाहर आए तो उन्होंने नरेटर से बताया और अपनी पत्नी मैटिल्डे से भी बताया कि फ्रेडा ने अपने ड्रीम में क्या देखा था और वो ड्रीम उनको ऑलमोस्ट सही नजर आया। उसकी प्रेडिक्शन उन्हें बिल्कुल सूट करती हुई नजर आई। When he met, और उसके बाद में नरेटर जो है वो फ्रेडा और नरेटर दोनों ही अब उनको अपने अपने अलग अलग प्लेसेस पे जाने थे तो वहां से निकल लिए वो। When he met Freda to say his goodbyes, और वहां से जाने से पहले जब उन्होंने फ्रेडा से गुड बाय कहने के लिए अंतिम मुलाकात की, she told him that she dreamed about Neruda and she also saw that Neruda was dreaming about her. उन्होंने बताया कि उन्होंने नेरूडा के बारे में ड्रीम किया है और नेरूडा जो है वो उनके बारे में ड्रीम कर रहे थे। यानी उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस लिया, नेरूडा ने भी, कि ऐसा होता है, हमें ऐसा आभास हो जाता है आने वाले समय के लिए और हम ड्रीम में फ्यूचर देख सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। और उन्होंने नेरूडा को लेकर प्रिडिक्ट किया था जहां फ्रीडा ने, और वहीं नेरूडा ने फ्रीडा के लिए प्रिडिक्ट किया, फ्रीडा ने नेरूडा के लिए। Since the narrator was nearly aware of Neruda's dream, he became extremely shocked at Freda's confession about her dream. जब उन्होंने नेरूडा के ड्रीम के बारे में जाना नरेटर ने तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि इस बारे में फ्रीडा थी वो कैसे कन्फेस करती है अपने उस ड्रीम को जिसको ऑलरेडी नरेट कर दिया था नेरूडा ने। After their final goodbye, the narrator never saw her again until the day on which he witnessed her dead body. उसके बाद नरेटर फ्रेडा से कभी नहीं मिले। अंत में उनसे मुलाकात उनकी तभी हुई जब नरेटर ने वो डेड बॉडी देखी और उस अंगूठी को देखकर जो सांप के आकार की थी उसने मान लिया था कि ये लेडी फ्रॉ फ्रेडा ही है, पहचान लिया था। वो विटनेस बना उस एक्सीडेंट का जहां फ्रॉ फ्रेडा की डेड बॉडी उन्हें नजर आई। He was quite sure that it was Frau Freda dead body because of the familiarity of the accessory on her finger. वो उसको ये श्योर हो गया था कि ये फ्रॉ फ्रेडा की ही बॉडी है, क्योंकि उसके हाथों में जो वो उंगली में जो उसने वो सांप के आकार की अंगूठी पहन रखी थी, ऐसा उसने कभी किसी और के हाथों में नहीं देखा। Therefore he went to the Portuguese ambassador in order to talk about Freda. यही वजह रही कि वहां से तुरंत ही वो, जैसा कि पुलिस ने वहां पर अपनी इंक्वायरी में पाया कि वो जो लेडी थी जिसकी वो डेड बॉडी थी वो वहाँ के नए पोर्टुगीज एम्बेसडर के यहाँ हाउसकीपिंग का काम कर रही थी, तो नरेटर तुरंत वहाँ पहुँचे उनसे बात करने के लिए फ्रॉ फ्रेडा के बारे में। On meeting the ambassador, the narrator discovered that even he was completely overpowered and impressed by the magical powers that were possessed by Freda. उन एम्बेसडर के यहाँ जाने के बाद नरेटर ने ये पाया कि वाकई में वो जो एम्बेसडर थे वो भी विटनेस रहे हैं फ्रॉ फ्रेडा के ड्रीम के, और उन्होंने उसे हायर कर रखा था। उसकी मैजिकल पावर का उन्होंने सामना किया, वो उससे इम्प्रेस थे और उस पर बिलीव करते थे, इसीलिए वो उनके पास में वहाँ वर्क करती थी। वो अपना ड्रीम उनके सामने रखती थी। इन शॉर्ट वो अपना ड्रीम उन्हें बेचा करती थी।
जो कि फ्यूचर प्रिडिक्शन से रिलेटेड था। द नरेटर आस्क्ड वन लास्ट क्वेश्चन टू द एम्बेसडर। वहां से रवाना होने से पहले नरेटर ने एम्बेसडर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था। व्हाट डिड शी डू फॉर यू? कंफर्म करने के लिए कि वो आपके लिए किया क्या करती थी। द एम्बेसडर गेव एन एक्सपेक्टेड आंसर, और उस एम्बेसडर ने वही जैसा कि इनको एक्सपेक्ट था वही जवाब दिया उनके इस प्रश्न का, दैट शी ड्रीम्ड, कि वो सपने देखा करती थी और वो एक प्रेडिक्शन थी जिस पर वो विश्वास करते थे। तो ऐसे एक मैजिकल पावर वाली एफ्रोफ्रीडा की स्टोरी हमसे शेयर की है नरेटर गैब्रियल गार्सिया ने। उनका लेख अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है हमेशा के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।